हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिस्कवर आस्थान में स्वागत है। माई सेल्फ गुरप्रीत सिंह और हम कर रहे थे साइंस, और साइंस में हमारा लेक्चर चल रहा था साबुन एवं अपमार्जक। और साबुन एवं अपमार्जक के बारे में हमने थ्योरी पढ़ ली थी, तो आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चन। जो थ्योरी थी वो आप लोगों ने पढ़ ली थी, तो ये मैं इसको आगे निकाल रहा हूँ। हम क्वेश्चन सेशन की ओर चलते हैं। तो देखो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन साबुन के लिए सत्य नहीं है। तो देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। पहले तो यहाँ लिखा है नहीं, ठीक है, सत्य कथन नहीं है। तो नहीं पढ़ के कहीं आप नहीं ना पढ़ो तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए ध्यान में रखना कि यहाँ पे हमें पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखो सबसे पहले साबुन के अणु का एक सिरा जल रोगी होता है, ठीक है। अब देखो साबुन है, जैसे जो आपका साबुन है वो क्या होगा, जल से स्नेह करेगा ना, तो इसीलिए वो क्या होगा, जल रोगी। उसके बाद ये कथन आपका क्या होगा, सत्य हो गया, क्योंकि साबुन का जो सिरा होता है वो क्या होता है, जल रोगी होता है। मान लो कि जल को अपनी ओर खींचता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ गया, जब जल में घोले जाते हैं तो मिशेल बनाते हैं। तो मैंने ये बात आपको नोट लिखा करके डाली थी। देखो ये हमारा, देखो मैंने आपको ये बात लिखाई थी। देखो साबुन और डिटर्जेंट के मेल दूर करने की क्रिया मिशेल के निर्माण के द्वारा होती है। तो देखो ये भी बात आपकी क्या हो गई, सत्य हो गई, ठीक है। क्या था कि जब जल में घोले जाते हैं तो मिशेल बनाते हैं, तो ये भी हमारी सत्य होगी। अब देखो साबुन के मिशेल कपड़ों की गंदगी को साफ करने में सहायक हैं। तो देखो गंदगी को साफ करने के लिए मिशेल बनता है, और जब जल में घोले जाते हैं तब मिशेल बनेगा। तो ये भी हमारी तीनों बातें साथ सही हो गई। तो हमें क्या बताना है, साबुन के बारे में बताना था। साबुन के बारे में सत्य नहीं है। तो ये लिख रहा है, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक समूह के सल्फेट होते हैं। देखो साबुन होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह के, सल्फोनेट नहीं होते हैं। ये तो होते हैं कार्बोक्सिलिक समूह के। सल्फोनेट कौन होते हैं, अपमार्जक होते हैं। कौन होते हैं, अपमार्जक, ठीक है। तो यदि आपसे अपमार्जक के बारे में पूछता तो अपमार्जक के बारे में आप लिखते। तो ये क्या है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो रॉन्ग, हमें यही बताना है कि सत्य कौन सा नहीं है, तो नहीं है, तो ये होगा हमारा सत्य। देखो साबुन तो क्या होते हैं, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, लंबी श्रृंखला वाला दे रखा है। तो लंबी श्रृंखला वाला क्या होता है, अपमार्जक होता है। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ नंबर आपका आंसर है वो सही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो, वो आपका मैंने आपको बता दिया। अब देखो, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो इसके जो अपनों पहले क्वेश्चन किया है, इसकी अपने को व्याख्या भी दे रखी है। देखो साबुन दीर्घ श्रृंखला युक्त वसा अम्लों के क्या होते हैं, शेरिक अम्ल, ओलिक अम्ल, पामीटिक अम्ल होते हैं, और सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। ये बातें मैंने आपको बता दी है। और देखो साधारण साबुन होती हैं, उसमें क्या होता है, पामीटिक होता है, ओलिक होता है। इसके फॉर्मूले भी मैंने आपको लिखाए थे, ठीक है। तो देख लो एक बार थोड़ा सा। ये सोडियम लवण होते हैं, ठीक है, वे साबुन होते हैं जो कड़े साबुन और मुलायम साबुन के बारे में मैंने बता दिया। कपड़े धोने वाला साबुन होगा वो कड़ा साबुन होगा, ठीक है। कड़ा साबुन हो कौन सा होगा, कपड़े धोने वाला, क्योंकि उसमें क्या होगा, सोडियम मिक्स होगा, ठीक है। मुलायम साबुन वो होगा जिसमें मैग्नीशियम मिक्स होगा, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले भी देख लो, स्टीरिक का हो गया C17H35, ओलिक का C17H33, और C15 और H31, ये हो गया आपका पामीटिक अम्ल का। तो ये फॉर्मूले थे। अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है। अब देखो जब अपने कपड़ों को धोते हैं तो उसके अंदर जो डिटर्जेंट होता है, डिटर्जेंट में मैंने आपको क्या बताया था, डिटर्जेंट में क्या पाए जाते हैं, सल्फोनेट होते हैं। किसके सल्फोनेट होते हैं, डिटर्जेंट के बारे में मैंने आपको बताया था ना कि डिटर्जेंट क्या होते हैं, सल्फोनेट होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। देखो डिटर्जेंट क्या होते हैं, सल्फोनेट होते हैं। डिटर्जेंट के मैंने एग्जांपल भी लिखवाए थे। देखो यहाँ पे देखो, सोडियम एल्काइल सल्फोनेट क्या है, एक तो सोडियम एल्काइल सल्फोनेट। देखो सोडियम एल्काइल सल्फोनेट, सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। तो क्या ये सल्फोनेट होते हैं, सल्फोनेट होते हैं। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, देखो हमारा क्या आंसर होगा, कपड़ों एवं बर्तनों की सफाई के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट क्या होता है,
सल्फोनेट होता है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है पारदर्शी साबुन बनाने के लिए साबुन को घोलने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। अब देखो कुछ साबुन ऐसे होते हैं कि जो जिसके हम आर पार दे सकते हैं, जैसे आपका पियर्स का साबुन हो गया, ऐसे ही साबुन है जिसके अपने आर पार देख सकते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, ऐसा रसायन मिलाया जाता है जिससे क्या है हम आर पार देख सकें। तो देखो इसके लिए क्या हो जाएगा, एथेनॉल, एथेनॉल मिलाया जाता है जिससे हम साबुन के आर पार देख सकते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से एनाइनिक डिटर्जेंट है, एनाइनिक डिटर्जेंट हमें बताना है। तो एनाइनिक डिटर्जेंट कौन सा होगा आपका, सोडियम लोरिल सल्फेट, सोडियम लोरिल सल्फेट। अब देखो जो मैंने आपको डिटर्जेंट की परिभाषा बताई थी, डिटर्जेंट में क्या होता है, डिटर्जेंट में क्या होता है कि एक लंबी श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन होते हैं और उसके अंत में क्या होता है, उसके अंत में क्या होता है, ध्रुवीय समूह जुड़ा होता है। और ध्रुवीय समूह जुड़ा होता है तो वो क्या होगा, एनायन होगा, ठीक है, देनायन या रेनायन कुछ भी हो सकता है। तो निम्न में से एनायनिक डिटर्जेंट कौन सा है, सोडियम लोरिल सल्फेट, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया, देखो उसके एग्जांपल भी देख लो, सोडियम लोरिल सल्फेट एंड सोडियम डेडोसिल बेंजीन सल्फोनेट, जिसमें सल्फोनेट है ना वो क्या होगा, आपका डिटर्जेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साबुन के उत्पादन में सह उत्पाद है, साबुन के उत्पादन में हमें बताना है कि सह उत्पाद कौन सा है। देखो जब हमने बताया था आपको, जब अपने क्या करते थे, वसा की क्रिया किसके साथ करते थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ। तो हमारा क्या बनता था, हमारा बनता था एक तो साबुन बन जाता था, साबुन, और उसके साथ अलग से क्या बनता था, ग्लिसरॉल, क्या बनता था, ग्लिसरॉल। तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसमें लिखा है साबुन के उत्पाद में सह उत्पाद कौन सा है, साबुन के साथ साथ में कौन बनता है, ग्लिसरॉल बनता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर हमारा आंसर हो जाएगा ग्लिसरॉल। देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है व्याख्या में, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन साबुन का एक घटक है, आवश्यक तेल सुगंध के लिए जोड़ा जाता है। तो देखो इसमें सुगंध आने के लिए इसमें जोड़ा जाता है, और ये क्या करता है, जैसे सूखने से बचाता है, त्वचा का जो सूखापन होता है ना उसको बचाता है, और धीमी नमी को खींचता है। मतलब कि ये है कि मेन बात इसमें ये लिखी हुई है, ये क्या करता है, त्वचा को मतलब कि सूखने से, मतलब कि जैसे जब अपने नहाते हैं तो साबुन जम जाता है ना, तो वो जमने से ये रोकता है, जो ग्लिसरॉल होता है, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपमार्जक, अपमार्जक या डिटर्जेंट पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करते हैं। तो देखो अपमार्जक या डिटर्जेंट है वो किस सिद्धांत पे काम करते हैं, पृष्ठ तनाव। देखो पृष्ठ तनाव क्या होता है, पृष्ठ तनाव क्या होता है, कोई भी वस्तु होगी ना, कोई भी मतलब चीज है, वो क्या करता है, अपना ना आकार, अपना आकार कम करने की सोचता है, ठीक है। जैसे मान लो कि जैसे ये है, तो ये है चौरस, तो यदि अपना आकार कम करने की सोचेगा, कोई भी गोल वस्तु होती है उसका आकार क्या होता है, कम हो जाता है। अब जो वर्षा की बूंद होती है, वर्षा की बूंद होती है तो वो क्या होती है, गोल होती है, वो क्या करती है, अपनी ओर खींचती है, अंदर की ओर खींचती है। तो ये पृष्ठ तनाव इसी को बोलते हैं कि मतलब अणुओं का अपने अंदर की ओर खींचना, ठीक है। अब जो अपमार्जक होते हैं ये किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, ये भी सेम उसी सिद्धांत पे कार्य करते हैं, पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या होता है, बढ़ता है या घटता है, क्या होता है बताओ। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पे क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा या शून्य हो जाएगा। तो पानी का जो पृष्ठ तनाव है अपमार्जक मिलाने पे क्या होगा, घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, जैसे पानी है, पानी जैसे मान लो कि ये आपका पानी पड़ा है, ठीक है। अब ये तो पानी की शेप तो वही रहेगी ना, जैसे मान लो कि बर्तन के अंदर पड़ा है पानी या किसी के अंदर भी पड़ा है पानी, जब इसके अंदर अपने अपमार्जक मिक्स करेंगे तो इसमें झाग बनेगी, झाग बनेगी तो इसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। देखो इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं, पृष्ठ तनाव किसी द्रव की सतह या पृष्ठ का विशिष्ट गुण है, अपमार्जक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। तो यही बात इसमें लिखी हुई है कि जब अपने पानी के अंदर अपमार्जक मिलाएंगे तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, घट जाएगा। और पृष्ठ तनाव क्या है, द्रव की सतह या पृष्ठ का एक विशिष्ट गुण होता है। जैसे पृष्ठ तनाव, जैसे जो ये अपने ऊपर की ओर, जैसे जैसे मान लो कि ये क्या है, पानी पड़ा है, पानी पड़ा है। अब देखो जो अंदर के अणु होंगे उनकी ओर, उनमें तो बराबर इक्वल बल लगेगा। जो अपना पृष्ठ होगा ना, पृष्ठ पे ये पानी, यहाँ जो अणु होंगे, यहाँ जो अणु होंगे, तो देखो इस अणु की ओर ऊपर की ओर बल नहीं लगेगा, इस अणु की ओर ऊपर की ओर बल नहीं लगेगा, बाकी तीन साइड की ओर बल लगेगा। जिस कारण यहाँ पे बल ना लगने के कारण ऊपर की जो परत है वो थोड़ी क्या हो जाएगी,
टाइट हो जाएगी, इसी को अपने क्या बोलते हैं, पृष्ठनाभ बोलते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है पृष्ठनाभ किसी द्रव की सतह का जो पृष्ठ होता है उसका एक विशिष्ट गुण होता है। अब नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कृत्रिम डिटर्जेंट है, तो हमें क्या बताना है, कृत्रिम डिटर्जेंट बताना है। तो हम देखो इसमें से कृत्रिम डिटर्जेंट कौन सा है। पहला ऑप्शन देखा है सोडियम लवणों के वसा अम्ल। देखो मैंने आपको बताया था सोडियम लवणों के वसा अम्ल क्या होते हैं, साबुन होते हैं। सोडियम लवणों के वसा अम्ल क्या होते हैं, साबुन होते हैं। और ये तो कृत्रिम, अपने को क्या बताया, कृत्रिम डिटर्जेंट बताना है। तो सोडियम लवणों के वसा अम्ल, तो ये तो अपने कृत्रिम हो नहीं सकता क्योंकि ये अपने को डायरेक्ट ही मिल जाता है। उसके बाद देखो सोडियम कार्बोनेट एवं कैल्शियम क्लोराइड का मिश्रण, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड का मिश्रण, ये भी नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं कैल्शियम लवण, ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा चक्रीय एवं अचक्रीय सल्फोनिक अम्लों के सोडियम व लवण का मिश्रण। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर आपका आंसर हो जाएगा। कृत्रिम डिटर्जेंट बताना था, तो हमारा क्या आंसर है, फोर्थ नंबर वाला। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है। जल में जो कठोरता आती है वो किसकी उपस्थिति में आती है। देखो मैंने आपको बताया था कि जो अपमार्जक होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन ये उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखो हमें ये बताना है कि किसके कारण आ जाती है। कैल्शियम सोडियम, कैल्शियम और सोडियम के कारण नहीं आती। ठीक है, कैल्शियम सोडियम के कारण नहीं आती। इसमें कैल्शियम के कारण कैल्शियम तो हो ही जाता है और सोडियम नहीं रहेगा इसमें। उसके बाद कैल्शियम भी आ गया, मैग्नीशियम भी आ गया, क्लोराइड भी आ गया। कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड कार्बोनेट, तो कार्बोनेट इसमें नहीं हो सकता, बाकी दो सही हैं। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें कैल्शियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, मैग्नीशियम के क्लोराइड आ गए और सल्फेट आ गया। तो ये हमारा आंसर हो सकता है क्योंकि इसमें देखो कैल्शियम भी आ गया, मैग्नीशियम भी आ गया और सल्फेट भी आ गया। ठीक है, अब कैल्शियम सोडियम आ गया इसमें, और इसमें क्या है, सोडियम नहीं आना चाहिए। सोडियम तो होता नहीं, आपके क्या होते हैं, एक तो कैल्शियम होता है, ठीक है, एक मैग्नीशियम होता है, एक फेरस आयन होते हैं और एक आपका सल्फेट होता है। ठीक है, ये आपके होते हैं। अब देखो इसकी व्याख्या देख लो, जल वह जल जो साबुन के साथ कठिनाई के साथ जाग देता है कठोर जल कहलाता है। जल की कठोरता उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फोट, नाइट्रोजन आदि अशुद्धियां घुले रहने के कारण होती हैं। ये बात आप याद रखना। ठीक है, कौन कौन सी, इसमें क्या होती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, नाइट्रोजन अशुद्धियां घुले रहने के कारण होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कठोर जल के कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये कहलाती है जल का मृदुकरण। जल का मृदुकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जल का मृदुकरण। तो ये जो आपके क्वेश्चन है जो हमने आज हल किए हैं, ये आपके राजस्थान के जो पुराने एग्जाम्स हैं उसमें आए हुए हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे ये आपके, जो मैंने आपको कवर करा दिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।